कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में याद करिएगा, हम लोगों ने आपको लेक्चर नंबर 7 तक पढ़ा दिया था। और अगर आप देखें पूरी तरह से तो लेक्चर नंबर 7 तक में हम लोगों ने आपको रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की बात भी कर लिया था। आर्हेनियस इक्वेशन और उसके प्रॉब्लम जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपको कराया था लेक्चर नंबर 7 में। अब ये लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग आपको कराएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग आपको बताएंगे, साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी आपको हम लोग बताएंगे इस चैप्टर में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी बताएंगे। और एक जिस पर क्वेश्चन आते हैं, मल्टी स्टेप रिएक्शन में कैसे आप रेट डिसाइड करेंगे, इसको भी हम लोग इस लेक्चर में बताएंगे। तो काफी कुछ इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम लोग आपको कराएंगे। अब बहुत कम लेक्चर बचे हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स के और जल्दी ही ये 2-3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग आपका लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और आप लोग पढ़ना। तो चलिए लेक्चर नंबर 8 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम लोग आपका केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कंसंट्रेशन पहला फैक्टर है, प्रेशर है, सरफेस एरिया है, रेडिएशन है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट है और टेम्परेचर है। तो ये 7 फैक्टर हैं, इनको हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखिए बात करते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई ज़्यादा ये इतना टफ नहीं, आसानी से आप समझ जाएंगे। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सबसे पहला जो फैक्टर हम लोग लेते हैं यानी कंसंट्रेशन का इफेक्ट लेते हैं, तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की बात करते हैं। देखिए, कहेंगे रिएक्शन अकर्स व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव इफेक्टिव कोलिजन। याद रखिएगा, रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में इफेक्टिव कोलिजन होता है। अच्छा, आपको बताइए, किसी भी आप बताइए कहीं भी किसी कंटेनर में कोई गैस ले लें, कहीं पर भी लें, कहीं भी रिएक्शन हो रही है तो लगातार वहां कोलिजन होता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे कोलिजन जरा बताइए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सारे कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते भाई, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। रिएक्शन अकर्स व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैव इफेक्टिव कोलिजन, यही बात यहाँ लिखी हुई है। याद रखिएगा, रिएक्शन तभी होती है जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच इफेक्टिव कोलिजन होता है। अभी आगे चलकर आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएंगे, उससे थोड़ा क्लियर होगा। और देखिए, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। याद रखिएगा, आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों है? चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, क्योंकि आप याद रखिएगा इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? कंसंट्रेशन के है। यानी कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। ये पहली बात हो गई, कंसंट्रेशन का इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया। दूसरी बात, प्रेशर का इफेक्ट। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, सिंपली गैसियस रिएक्शन की बात करेंगे। गैसियस रिएक्शन, भाई आप सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं करें, गैसियस रिएक्शन की बात करिए। गैसियस रिएक्शन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। याद रखिएगा, गैसियस रिएक्शन में जो होता है रेट, जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो प्रेशर के डायरेक्ट रिलेशन में होगा। अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। आपको पता भी होगा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपली कांस्टेंट प्रेशर क्यों लेते हैं? जिससे बताएगा रिएक्शन का रेट सेम रहे। अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तीसरा फैक्टर आते हैं, थर्ड नंबर फैक्टर सरफेस एरिया है। बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। याद रखिएगा, यहां भी डायरेक्ट है। अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। और ऐसा क्यों है? रीजन देखिएगा, सिंस नंबर्स ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। अच्छा, जैसे एक बात बताइएगा, आप जानते हैं, आपने किसी भी वुडन ब्लॉक को ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए आप, और उसका कोई गुटका ले लीजिए। अगर आप उसे मैच बॉक्स की बताइए माचिस की तीली से अगर आप उसको जलाएंगे तो तुरंत तो नहीं जल जाएगा, बड़ा टाइम लगेगा। जल तो नहीं जाएगा तुरंत, क्योंकि आपने एक गुटका लिया हुआ है, एक बताइएगा वुडन ब्लॉक लिया हुआ है, तो माली क्यूब के शेप का है, तो वो नहीं जलेगा। थोड़ा बहुत असर पड़ेगा लेकिन जलेगा नहीं वो। हाँ, अब उसी बताइए लकड़ी का पेपर भी बना होता है, पेपर भी तो उसी से आता है। पेपर लीजिए,
पेपर लीजिए, माचिस की तीली से जलाइए, खट से जल जाएगा। सिंपली इसीलिए आपको बता दें, मेटलर्जी के जितने प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब उसको पीस देते हैं, पाउडर फॉर्म में कहते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट हैज ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन देन इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म। इसीलिए अगर आप बताइए, देखिए आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ, सिंपली कहेंगे नंबर्स ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल इंक्रीजेस। यहां पर सिर्फ नंबर्स ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस ना कहें, नंबर्स ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल इंक्रीजेस, ये होता है मेन रीजन। तो अभी तक आपने कंसंट्रेशन का डायरेक्ट इफेक्ट देखा, प्रेशर का डायरेक्ट इफेक्ट गैसेस रिएक्शन के लिए, सरफेस एरिया का भी डायरेक्ट इफेक्ट देखा आपने रेट ऑफ रिएक्शन से। यानी आप कंसंट्रेशन बढ़ाइए, प्रेशर बढ़ाइए, सरफेस एरिया बढ़ाइए, सबसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब चलिए अगले फैक्टर के तरफ आते हैं, यानी रेडिएशन की बात हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है आपका रेडिएशन। सबसे पहले समझिए रेडिएशन होता क्या है। रेडिएशन मींस सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, फोटॉन, एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी बंडल, पूरा हमने लिख दिया। यानी रेडिएशन सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, फोटॉन भी हो सकता, फोटॉन तो लाइट ही है आपको पता है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है, फोटॉन स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है, स्मॉल बंडल के फॉर्म में होता है। तो ये रेडिएशन है। और जो भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें, रेट जो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जितनी भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है सबके सब फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के होगा। अब जैसे एक रिएक्शन लीजिए, क्लोरोफॉर्म बनाने का एक मेथड देखिए, CH4 + Cl2 है, डिफ्यूज लाइट लेते हैं, डिम लाइट लेते हैं, कम लाइट लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने डिफ्यूज लाइट लिया, बहुत लो लाइट लिया, तो ये धीरे धीरे होता है। पहले CH3Cl बनेगा, फिर CH2Cl2 बनेगा, फिर बताएगा CHCl3 बनेगा, मतलब क्लोरोफॉर्म बनेगा, लास्ट में देखिए CCl4 यानी पायरीन बनता है। तो ये स्लोली होता है। इससे आप पायरीन भी पा सकते हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं इस मेथड से, यानी क्लोरोफॉर्म बनाने का एक इंपॉर्टेंट मेथड हो गया। लेकिन अगर इसी लाइट को आपने यहाँ पर डिम ना लेकर, डिफ्यूज ना लेकर ब्राइट सनलाइट ले लिया, रेट तो बढ़ गया। ये यहाँ पर स्लो रिएक्शन थी, रेट कम था, लेकिन यहाँ रेट बढ़ गया, लेकिन ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो गई, बहुत फास्ट हो गई, C+4HCl बना, लेकिन ये फास्ट रिएक्शन। तो इसका भी बड़ा फायदा है केमिकल काइनेटिक्स में। आपको बता दें, कोई रिएक्शन स्लो हो रही, फास्ट हो रही, किसकी वजह से हो रही, किस फैक्टर का इफेक्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी रिएक्शन देखिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन को आप लाइट से कैटलाइज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन आप सिंपली उसे आप बताइए, अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो आप उस लाइट को ब्राइट जैसे यहाँ पर ले लिया तो देखिए फास्ट हो गया, डिफ्यूज ले लिया तो स्लो हो गया, अलग अलग कंडीशन होती है। और आपको बता दें, सारे के सारे जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है आपको पता होगा, जो वो जीरो ऑर्डर की होती है। देखिए रेडिएशन की बात तो हम लोगों ने कर दिया था, इसका मतलब रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, हमने बताया आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन, और ये मोस्टली क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर की होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन को आप कैटलाइज कर सकते हैं बाय रेडिएशन, यानी लाइट से आप इंटेंसिटी को बढ़ा घटाकर आप बताइएगा इसको कैटलाइज कर सकते हैं। तो ये है रेडिएशन का इफेक्ट। और अभी तक जो आपने पढ़ा, कंसंट्रेशन, प्रेशर, सरफेस एरिया, रेडिएशन, सब के सब डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। अभी देखिएगा अगला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट को देखते हैं। आपसे हमने बताया था एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पहले बताई थी आपको किसी लेक्चर में, आयनिक रिएक्शन जो होता है, जिसको इनऑर्गेनिक रिएक्शन भी कहते हैं, ये जो होता है फास्टर होता है किससे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन से। लिखा हुआ आयनिक रिएक्शन इज फास्टर देन ऑर्गेनिक या मॉलिक्यूलर रिएक्शन। याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है। एक्टिवेशन एनर्जी, ये टर्म देखिए आया, हमने अभी पहले भी नाम लिया था, अभी आगे बताते हैं आपको। एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी आयनिक रिएक्शन की, ये बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट पेज पर इसकी बात हम लोग करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी जानते हैं। देखिए कोलिजन थ्योरी, ये थ्योरी समझिएगा एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए, या एक तरह से नेचर ऑफ रिएक्टेंट का जो इफेक्ट है उसको समझने के लिए। देखिए कोलिजन थ्योरी में क्या बताया गया था, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी मॉलिक्यूल परफॉर्म इलास्टिक कोलिजन विथ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। याद रखिए अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी मॉलिक्यूल परफॉर्म कोलिजन विथ डेफिनेट एनर्जी
टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। याद रखिएगा, कभी भी कोलिजन थ्योरी में बताया गया कि इलास्टिक कोलिजन होता है मॉलिक्यूल बीच में, और सारे के सारे कोलिजन बताइए प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। एक डेफिनेट एनर्जी से जब टकराता है तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है, दूसरा पॉइंट है कोलिजन थ्योरी का, ऑल द कोलिजन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कोलिजन विद एक्टिवेशन एनर्जी, अभी भी एक्टिवेशन एनर्जी को आप समझ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे किसी रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में बदल सकें। यानी अगर कोलिजन हो और एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर अगर एनर्जी रख दें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोलिजन विद एक्टिवेशन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और देखिए यहाँ पर लिखा है द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ऐसी एनर्जी, सिंपली कहेंगे वो एनर्जी जिससे कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बताइए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक बात थ्रेशोल्ड को भी डिफाइन कर दें, एक तरह से एक्टिवेशन एनर्जी की बात तो कर लिया हम लोगों ने। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये तो सभी जगह पर है। आप बताइए मार्केट से मान लीजिए आपने एक बैट लेने गए, क्रिकेट बैट आप लेने गए, और मान लीजिए आप शोरूम में गए और वहां पर आपको 100 रुपीज़ का बैट, वैसे तो बड़ा कम रेट बता रहे हैं, मान लीजिए 100 का प्लास्टिक का बैट लेने गए, 100 का मिल रहा है। अगर आपके पास 99 रुपीज़ है, वो शोरूम वाला, वो माल वाला आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहां तो कंप्यूटर फिटिंग होती है, 100 देंगे तभी आपको वो देगा। वो अपनी मर्जी से अगर कहीं लगा दे पैसा तो अलग बात है, वरना आपको नहीं देगा। यानी थ्रेशोल्ड उसका क्या 100 है। हाँ, अगर आप उसको 150 दे दो, 101 दे दो, 102 दे दो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको दे देगा। तो यही है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी में आप सोचेंगे कि दोनों एक ही है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी को आपको बता दें, वो एनर्जी जिससे कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। थ्रेशोल्ड तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, एक टर्म है, समझ लीजिए, एक लिमिट को बताता है थ्रेशोल्ड, एक तरह की टर्म को बताता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक में आप जानते हैं डेल्टा एच निगेटिव होता है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। चेंज इन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, एंडोथर्मिक में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राफ को कर देते हैं बड़ा, जिससे आप समझ सके यहाँ पर कि क्या है और समझ पाए आप। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इनलार्ज कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को हम लोग यहाँ पर एक्सपेंड करके आपको यहाँ पर समझाते हैं, थोड़ा और एक्सपेंड कर देते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। तो ये आपको यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। और देखिए, अब ग्राफ एक्सपेंड हो चुका है, और एक है एक्सोथर्मिक के लिए और एक है एंडोथर्मिक के लिए। अब ये थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, बाद में हम बराबर कर देंगे, अभी हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए रिएक्टेंट को स्टार्ट किया गया, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में गया, आपको दिख रहा होगा। ये एनर्जी के बीच में और एक तरह से रेट या सिंपली कोर्स ऑफ रिएक्शन के बीच में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं एक तरह से, एंडोथर्मिक में भी एनर्जी और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन या कोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, सिंपली रिएक्शन के रेट से हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट का टर्म यहाँ पर और प्रोडक्ट यहाँ पर। यहाँ देखिए रिएक्टेंट था और ये क्रॉस करके यहाँ पर प्रोडक्ट में आ गया। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, देखिए इसको यहाँ मिला दिया तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को दिखा रहा है, इसको मिला दिया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को दिखा रहा। अब ये जो पीक है, ये जरा ध्यान दीजिएगा, पीक, ये पीक को जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और यही पीक है, यही द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। यही आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और जैसे आप लोग अगर बचपन में खेले हो, बहुत सारे लोग खेले होंगे, मारियो का गेम खेलते थे। तो मारियो का गेम खेलते जब नए नए आप खेलते थे, अगर आप एक बटन दबाएंगे, जब वो ऊंचा एक ड्रम टाइप का आता था, क्रॉस करना होता था, तो एक आपने बटन दबाया तो टों से वो गड्ढे में गिर जाता, आवाज टों इस तरह से आवाज आती थी। और अगर आपने दोनों बटन को दबाया, मारियो अगर खेला हो तो जानते हो, नहीं जानते हो तो वो देखिए ड्रम को क्रॉस कर जाता है, वो पीक लेवल को क्रॉस कर जाता है, यानी वो अपनी आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से इस पीक लेवल को क्रॉस करना जरूरी है, तभी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा।
तो याद रखिए यही कहलाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये समझिए, ये जो यहाँ पर हमने लाइन खींचा है रिएक्टेंट से देखिए थ्रेशोल्ड तक की, ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ प्रोडक्ट से थ्रेशोल्ड तक का पॉइंट यहाँ पर कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रिएक्टेंट की बात और बैकवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट की बात करते हैं, आपको पता होगा। और अब जरा यहाँ चेक करिए, डेल्टा एच आपको पता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आप खुद देखिएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है ना भाई, और रिएक्टेंट की ज्यादा है, यानी ER आपका ग्रेटर है, तो आपका नेगेटिव आना ही और आना भी चाहिए, एक्सोथर्मिक नेगेटिव आना चाहिए, आ भी रहा है। एक और फार्मूला होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में होता है, डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहला तो हम लोग एक्टिव एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के फॉर्म में हम लोगों ने देखा, दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में देख रहे हैं। खुद चेक कर लीजिए, यहाँ पर EAB आपका ज्यादा है और EAF कम है। अब फिर से यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, फिर से यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। फटाफट आप देख लीजिए, फिर से क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। चाहे आप एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में देखें, चाहे आप एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में देखें, दोनों केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या आता है, नेगेटिव आता है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखिए ग्राफ थोड़ा सा तिरछा बना हुआ, आप समझ जाएंगे। अब की बात देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, कम है और प्रोडक्ट की ज्यादा। ये ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए कि कैसे बना हुआ है, थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कैसे बना हुआ है। ये देखिए ऐसे है, और ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर देखिए ये इस तरह से, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गई, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गई। इस बार रिएक्टेंट की एनर्जी आपकी यहाँ पर कम है और प्रोडक्ट की ज्यादा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, तभी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये प्रोडक्ट हो गया और यहाँ रिएक्टेंट की बात कर लिया। E और R में फिर से ग्राफ है, एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन में डेल्टा एच फिर से EP माइनस ER हो गया। इस बार एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, खुद चेक कर लीजिए आप, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट देखिए ज्यादा है भाई, ओरिजिन से यहाँ पर लेंगे तो EP आपका ग्रेटर हो गया और ER क्या हो गया, कम हो गया। इस बार डेल्टा एच पॉजिटिव में आ रहा है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट डिसाइड करता है, तो रिएक्टेंट से यहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी तक का देखिए यहाँ पर EF हो गया, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, और ये EAB हो गया। फिर से डेल्टा एच होता है, आपको पता है EAF माइनस EAB। इस बार EAF ज्यादा है, आप देखिए ग्राफ में फिर से पॉजिटिव आ गया। तो याद रखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। एक्सोथर्मिक में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी, यहाँ इसका उल्टा होगा। अच्छा, एक टर्म और, अगर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आप थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेट करना चाहते हो तो देखिए EAF क्या है, यहां से यहां तक पूरा ET है, ET, और देखिए ये क्या है, EAF है। आप खुद देख लीजिएगा, क्या आप यहां पर EAF निकाल रहे हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ, यहां पर आप निकाल रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ET माइनस ER नहीं हो जा रहा। आप ग्राफ से देख लीजिएगा, पूरा ET है और यहाँ पर ER है, आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो ET माइनस EP, आप खुद देख रहे हैं, यानी बैकवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट से डिसाइड कर रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट से डिसाइड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और इस ग्राफ को फिर से हम लोग छोटा कर लेते हैं, और अब इसको हम लोग फिर से ओरिजिनल, क्योंकि आप समझ चुके हैं, तो फिर से इसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं, जिससे आपके मतलब क्वेश्चन फिर से आप देख सकें। इसको हम लोग श्रिंक कर देते हैं इसको, तो देखिए फिर से हम लोग उसी फॉर्म में यहाँ पर लेके आते हैं। अच्छा, अब पूरी बात आप समझ गए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ग्राफ को हमने आपको पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर समझा दिया, पूरी तरह से आपको बता दिया। तो अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। देखिए कौन कौन से फैक्टर हो चुके हैं, ये देखिए आप। फैक्टर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन पढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन, प्रेशर पढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन गैसेस के लिए, सरफेस एरिया पढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने लाइट की बात की, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, रेडिएशन की, वो भी डायरेक्ट रिलेशन। नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी देखा हम लोगों ने। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी निगेटिव में नहीं होती, ना जीरो होगी, क्योंकि एक बात बताए, रिएक्शन तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा कि
कुछ चले ही ना कोई मोशन तो होगा। तो याद रखिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सही करते फिर आपको बताते कि कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी ना तो जीरो होगा और ना नेगेटिव होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्टिवेशन एनर्जी नाइदर कैन बी जीरो नार नेगेटिव। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर रिलेटेड। वैसे तो आप अभी 6 फैक्टर को पढ़ चुके हैं, ये 7th नंबर फैक्टर अभी पढ़ना, अभी 5 पढ़ा है, अभी टेम्परेचर भी बचा हुआ है। टेम्परेचर को हम लोगों ने रोक दिया है, वो बाद में हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए फॉर द रिएक्शन P से Q में जा रहा है, डेल्टा H 50 जूल है, इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज 120 जूल पर मोल। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आसान है, डेल्टा H इक्वल टू EAF माइनस EAB। डेल्टा H आपको 50 दिया हुआ है, रख दीजिए यहाँ पर, EAF दिया 120, EAB निकाल दिया, आसानी से आ गया, बहुत आसानी से। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हम लोगों ने यहाँ पर कर भी लिया। अब चलिए करते हैं, अब आगे हम लोग अगले फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक फैक्टर जो 6 नंबर है वो बचा हुआ है टेम्परेचर, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ा रहे हैं। उससे पहले हम लोग कैटलिस्ट को देखते थे। तो कैटलिस्ट देखिएगा, कैटलिस्ट कैन चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बट इट डू नॉट चेंजेस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा H। याद रखिए इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में बात करेंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा घटा सकता है, लेकिन ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को नहीं बदलता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को नहीं बदलेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदलेगा और डेल्टा H को भी नहीं बदल पाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आप समझिएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे, इस ग्राफ से समझिए। इस ग्राफ को समझाने के लिए फिर से हम इसको करते हैं बड़ा और आपको समझाते हैं, यानी हम लोग फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं इस ग्राफ को और फिर समझाते हैं आपको ग्राफ, जिससे आसानी से आप समझ सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया है, अब आप लोग यहाँ पर समझिए आसानी से। तो एक एक करके पूरा क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखिए ओरिजिनल स्टेट में ये हम लोग लिया है विदाउट कैटलिस्ट, ये बीच वाला, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में पीछे ऐसा ग्राफ हम लोगों ने दिखाया था, यहाँ पर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है। आप जानते हैं डेल्टा H इक्वल टू EP माइनस ER होता है। तो अगर EP यहाँ पर कम है और ER ज़्यादा है तो ये नेगेटिव होगा। तो आप समझ रहे हैं किस वाला ग्राफ है, ये पीछे हम लोगों ने दिखाया भी था। अच्छा, विथ कैटलिस्ट अगर लेते हैं, कैटलिस्ट के साथ देखिए, और पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ, ये जो पीक पॉइंट था इसका, ये ओरिजिनल केस में, ये देखिए नीचे आ गया। इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट ने क्या किया, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर दिया या एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट ने क्या किया, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को और बढ़ा दिया। अब वो पीक जो है, पीक अगर कम हो जाए, आपको कोई मान लीजिए कोई आप छोटा सा आपको पहाड़ कोई क्रॉस करना हो, या मान लीजिए आप छोटा सा कोई बड़ा सा पत्थर रखा हो और उसको आपको कूदना हो, अगर वो पत्थर बहुत बड़ा है तो कूदना मुश्किल होगा। अगर उस पत्थर का पीक छोटा है, नीचा कर दिया गया है, तो आप आसानी से कूद जाएंगे। यही पॉजिटिव कैटलिस्ट करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, देखिए कम कर दिया, वही ग्राफ जो पीछे बना है दोनों में से। और नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, उल्टा काम कर दिया। तो समझ तो गए होंगे आप कि कैटलिस्ट ना तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को बदलता, ना प्रोडक्ट को बदलता, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ना ये कैसे करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ाता या घटाता है। चलिए फिर से हम इसके ओरिजिनल स्टेट में इसको ले आते हैं और आगे फिर और बातें हम लोग समझाते हैं आपको। पहले इसको हम लोग जो हम लोगों ने आप इसको इनलार्ज किया था, अब इसको हम लोग छोटा कर देते हैं जिससे आप देख सकें आसानी से, ठीक है। तो श्रिंक कर देते हैं इसको। अब देखिए बात तो पूरी आपको समझ में आ गई, कितने फैक्टर हम लोगों ने आपको बता दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर थे ये भी हम लोगों ने आपको दिखा दिया है। तो पूरी बात हम लोगों ने कर लिया, यहाँ पर कैटलिस्ट पढ़ लिया, कंसंट्रेशन की बात कर ली, और कंसंट्रेशन के बाद हम लोगों ने याद करिए कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, इस और भी बहुत सारे इफेक्ट हम लोगों ने देखे। अभी टेम्परेचर का इफेक्ट बचा हुआ है। वैसे तो ये पहले हमने लिखाया था, लेकिन आपको सबसे लास्ट में हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट बताते हैं। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है यहाँ पर देखते हैं। देखिए टेम्परेचर में एक खास बात होती है, टेम्परेचर का इफेक्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन पर ही नहीं होता है,
रेट कांस्टेंट पर भी होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज वेदर इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसका मतलब टेम्परेचर पर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो। और एक बात वो बता दें, रेट कांस्टेंट भी यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पर भी होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप लोग जरूर समझिएगा कि टेम्परेचर का इफेक्ट आपको बता दें रेट कांस्टेंट पर भी होता है। अब इसको हम लोग समझाते हैं और इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिए, ऑन इंक्रीजिंग एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाई 2 और 3 फोल्ड। एक बड़ा अच्छा सा टर्म दिया है, 2 और 3 फोल्ड। अभी आगे आप क्वेश्चन में समझेंगे, इसको आप 2 और 3 टाइम्स भी कह सकते हैं, लेकिन फोल्ड ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी इसको जब क्वेश्चन कराएंगे आप समझ पाएंगे कैसे हर बार मल्टीप्लाई होता जाता है उतना। तो ज्यादातर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया होता है, कहीं कहीं पर 3 दिया होता है। अब आपने कहा कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट हो, रेट ऑफ रिएक्शन हो या रेट कांस्टेंट, वो आपका 2 या 3 फोल्ड बढ़ जाता है। तो आर टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस लिया डिवाइड बाय आर टी, ये आपका हो गया 2 और 3 फोल्ड यहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया आपने आर 40 पर ले लिया, आगे आर 50 कर दिया, तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया है तो 2 बढ़ गया, अगर 3 दिया है तो 3 बढ़ गया। इसी तरह से K2 डिवाइड बाई K1 कहेंगे तो के टी प्लस 10, यानी आपने टी जो टेम्परेचर लिया ओरिजिनल उसमें 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ के टी 2 और 3 फोल्ड बढ़ेगा। यही कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको बता दें टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादातर केसेस में 2 ही दिया होता है, कहीं कहीं पर 3 दिया होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट के एट डिफरेंट टेम्परेचर हैविंग टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। ये बात तो आपको पता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पर इंक्रीमेंट होता है यहाँ पर, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी याद रखिएगा। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग आपको कराते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कराते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 4 इंटू 10 की पावर -4 पर मिनट दिया हुआ है। फाइंड आउट रेट कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन एट 50 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो अब सुनिएगा, आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस पर, 50 पर बताना है। तो सबसे पहले हमने 10 पर पता है, यहाँ पर हमने 10 रखा। अच्छा इसको समझाते हैं थोड़ा सा कैसे आप करेंगे। नीचे की तरफ हमने देखे यहाँ पर के 10 रखा, अब हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो के 10 प्लस 10 कर दिया, के 20 हो गया। कितने फोल्ड बढ़ गया? 2 फोल्ड बढ़ गया। फिर बताइए यहाँ पर आपने नीचे की तरफ क्या कर दिया, के 20 कर दिया, ऊपर क्या हो गया, के 30 हो गया। फिर कितना बढ़ा? 2 फोल्ड बढ़ गया। ऐसे करते करते हमको कहाँ तक आना है? को आना है कितने पर? 50 पर। देखिए के 10 किया, यहाँ 20 कर दिया, के 20 यहाँ 30, के 30 यहाँ 40, के 40 यहाँ 50, यानी हमको के 50 तक आना। रेट कांस्टेंट की बात करना, हर बार 2 फोल्ड यानी 2 फोल्ड, इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। हर बार 2 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। सब कुछ देखिए कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पर के 50 और डिवाइड बाई के 10, 2 की पावर 4 हो गया। के 10 पर आपको पता है के 50 निकाल लीजिए, निकल गया आपका 6.4 इंटू 10 की पावर -3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट हमने निकाल लिया 50 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन एट 5 डिग्री सेल्सियस इज 2 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट है। यहाँ पर देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर की थी और यहाँ तो रेट दिया हुआ है, ये तो आप पहचान ही जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर का। कैलकुलेट इट्स रेट ऑफ रिएक्शन एट 45 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है। अब की बार रेट की बात करना है तो 5 पर आपको दिया हुआ है। देखिए द रेट कांस्टेंट एट 5 डिग्री सेल्सियस पर दिया, R5 रखेंगे, 10 बढ़ाएंगे 15 हो गया, 3 फोल्ड बढ़ गया क्योंकि टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 दिया हुआ है। R15 R25 हुआ, फिर 3 बढ़ा, R25 आपको 45 तक ले जाना, इस तरह से ले जाइए। फिर से यहाँ पर देखिए सब कैंसिल होकर R45 डिवाइड बाय R5 बचा, R5 आपको दिया हुआ, आंसर आपका निकल गया। आंसर देखिए आसानी से, इस बार रेट हमारा 45 डिग्री सेल्सियस पर निकल गया। तो ये सारे फैक्टर जो 7 फैक्टर थे हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और इस चैप्टर की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये समझिएगा। देखिए सम रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जो एक स्टेप से ज़्यादा होती है, जैसे वोलर सिंथेसिस जो है
जिसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये भी 2 स्टेप का होता है। कैसे आप रेट डिसाइड करेंगे? रेट डिसाइड करने का जो फैक्टर यहां पर होगा वो आप याद रखिएगा स्लोएस्ट स्टेप से डिसाइड करेंगे। तो याद रखिएगा जब भी कभी मल्टी स्टेप रिएक्शन देखें, द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है। जैसे ये अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं, यूरिया बनता है। अमोनियम साइनेट पहले अमोनिया और HCONO में जाता है, यानी साइनिक एसिड में जाता है और अमोनिया में जाता है। फिर अमोनिया और साइनिक एसिड मिलकर क्या बना देता है? यूरिया बना देता है। पहला स्टेप फास्ट, दूसरा स्लो। हमने कहा था रेट आपको डिसाइड करना होगा हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको याद रखिएगा। तो रेट K इक्वल टू, यहाँ रेट इक्वल टू आपका R इक्वल टू हो गया K, अमोनिया का कंसंट्रेशन और साइनिक एसिड कंसंट्रेशन दोनों की पावर 1 मॉलिक्युलरिटी अगर आप देखें तो आपका इसका मॉलिक्युलरिटी 1 है, जबकि ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसी रिएक्शन जहां पर मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर दोनों अलग अलग हैं, ऐसी रिएक्शन आपको कहलाती हैं। आपको बताइएगा, अब उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। एक बात क्लियर हो गई कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके क्वेश्चन भी लगवाते हैं, जैसा देखने में लग रहा है उतना आसान भी नहीं है ये। अब देखिए आपको यहाँ पर स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बताते हैं। अब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेक्स इन लार्ज यानी एक्सेस में एंड द रिएक्शन इज सेड टू बी स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बाई मॉलिक्यूलर तो रिएक्शन है, लेकिन इसमें से कोई एक कंपोनेंट को आपने एक्सेस में ले लिया, तो वो एक्सेस में जो ले लिया उसका ऑर्डर क्या हो गया? 0 हो गया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। इस वाली रिएक्शन में अगर देखिए ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, वाटर को यहाँ एक्सेस में लिया गया, मॉलिक्युलरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिएगा, एक टर्म है, आप याद रखिएगा। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात की थी, आगे अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, एक तरह से जो अभी हमने स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बताया उसी पर ये ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप समझ सकते हैं ऐसा होता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने A लिया, B लिया और ये प्रोडक्ट C में चला गया, B को एक्सेस में ले लिया। क्या करते हैं, इसमें जितने भी हैं रिएक्टेंट एक एक करके एक को छोड़कर बाकी सबको एक्सेस में ले लेते हैं। अब जिनको एक्सेस मिलेंगे उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर जो आपने जिसको एक्सेस में नहीं लिया था उसका ऑर्डर निकल जाएगा। फिर ऐसे दूसरे का निकालते, तीसरे का निकालते। देखिए यही है। इन दिस मेथड एक्सेप्ट वन स्पीसीज अदर स्पीसीज आर टेकन इन एक्सेस and order of isolated species is determined by change of its concentration, and the same experiment is repeated for other species and total order of reaction is to be determined। अब इससे टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। याद रखिए बड़ा आसान, जैसे अभी आपने पीछे देखा भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में वाटर को आपने एक्सेस में लिया, वो मॉलिक्युलरिटी तो 2, ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। एक को छोड़कर बाकी सबको एक्सेस में लीजिए। पहले एक का ऑर्डर निकालिए, फिर दूसरे का निकालिए, फिर तीसरे का निकालिए, जितना हो निकाल के आप टोटल ऑर्डर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जो हमने आपसे बताया था कि मल्टी स्टेप रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन 2NO + Br2 दिया हुआ है 2NO Br इफ इट्स मैकेनिज्म इज गिवन बेलो। ये मैकेनिज्म तो देना पड़ेगा, कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट है, तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होगा स्लोएस्ट स्टेप होगा, तो ये होगा। तो रेट आप देखिए R = K, रिएक्टेंट का यहाँ पर कंसंट्रेशन रखा NO-Br2 और NO रखा। अब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम, फास्ट वाली रिएक्शन अक्सर इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी होगी। K इक्विलिब्रियम आपको पता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का रेशियो होता है ना, रेशियो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट है NO-Br2 और डिवाइड बाय NO और Br2, ये हो गया। अब एक बात सुनिए, जो आपने रेट लिखा स्लोएस्ट स्टेप में, क्या ओरिजिनल रिएक्शन के रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में वो आ रहा है सारा टर्म? देखिए NO तो आ रहा है रिएक्टेंट में, बिल्कुल सही बात है। NO-Br2 तो नहीं आ रहा है। इस NO-Br2 को हमको हटाना पड़ेगा, ये इसका तरीका करने का है। NO-Br2 को आपको हटाना पड़ेगा, और वो कब कैसे हटा पाएंगे? हम लोग ये जो K इक्विलिब्रियम लिखा है इसके बेसिस पर हटा पाएंगे। तो NO-Br2 की जगह पर हम लोग K इक्विलिब्रियम इंटू NO और इंटू Br2 यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका रख देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं। तो R हो गया, अब यहाँ पर रख दिया K इक्विलिब्रियम NO-Br2 और NO
अब आ गया NO की पावर 2 हो गया, Br2 की पावर 1 हो गया। अब देखिए NO भी आप पीछे पलट के देख सकते हैं, पीछे पलट कर देखेंगे तो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में जो ओरिजिनल रिएक्शन है उसमें NO भी आ रहा है, Br2 भी आ रहा है, तो ये सारे आ रहे हैं। अब मैच कर रहा है, कोई ऐसा टर्म नहीं है जो नहीं आ रहा हो उसके ओरिजिनल रिएक्शन में। तो अब ये आपका हो गया, और K भी कांस्टेंट, K इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट, इसको K डैश मान लिया। NO की पावर 2, आप जानते हैं ऑर्डर क्या होता है, रेट, जो आप रेट एक्सप्रेशन है, रेट ला एक्सप्रेशन, उसकी जो कंसंट्रेशन की पावर होते हैं उनका सम करते थे, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। ये तरीका है निकालने का। सबसे पहले रेट को आप स्लोएस्ट स्टेप के बेस पर डिसाइड करेंगे, रेट आप लिख देंगे। अगर उस रेट ला एक्सप्रेशन में जो आपका ओरिजिनल रिएक्शन उसके सारे टर्म आ रहे तब तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आपका सम करके निकल जाएगा। नहीं आ रहे हैं तो K इक्विलिब्रियम से इसको आपको रखना पड़ेगा। चलिए इसी तरह का आपका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ओरिजिनल रिएक्शन ये जैसे पीछे दिया हुआ था, इसकी मैकेनिज्म दिया, एक फास्ट और एक स्लो है, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। और ये सारे इंपॉर्टेंट, आपको बता दें, आप इन चैप्टर को केमिकल काइनेटिक्स हो या जो सोल्यूशन पूरा पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। और बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके कुछ और क्वेश्चन डाल देंगे, बहुत सारे ऐड कर देंगे, आपके लिए बहुत फायदा होगा। अभी तो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन डाल दें तो आपका बड़ा टाइम लग जाए, आपको लगेगा चैप्टर पूरा नहीं हो रहा है, तो बाद में सब डालेंगे लगातार, ठीक है। देखिए रेट हमने स्लोएस्ट स्टेप के बेस पर डिसाइड किया, रख दिया R = K, O3 का कंसंट्रेशन और O का कंसंट्रेशन। अब आप बताइएगा ओरिजिनल रिएक्शन में कहीं नेसेंट ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रहा है, तो अब इसको गायब करना है। ये इक्विलिब्रियम यानी फास्ट वाली रिएक्शन से गायब करें। K इक्विलिब्रियम आपको मालूम है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की जगह पर हमको सब्स्टिट्यूट करना है, O की जगह पर हटा देना, O को हटा देना, तो O की जगह पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए K इक्विलिब्रियम इनटू O3 और डिवाइड बाय O2 रख दीजिए, यहाँ पर रख दिया। देखिए इस रेट में O3 की पावर 2 हो गया, O2 जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो गया, क्योंकि नीचे प्लस में था ऊपर -1 हो गया, और नीचे +1 था ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। K और K इक्विलिब्रियम दोनों कांस्टेंट, K डैश मान लिया। अब आप ऑर्डर निकालेंगे, सम करेंगे पावर का, 2 - 1 क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने मल्टी स्टेप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए, बड़े इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन करा दिया। आपको बता दें जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ना, इस तरह के सारे क्वेश्चन आप देखिएगा कहीं दिया नहीं होगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दें कि हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे चलकर अभी NCERT के कुछ क्वेश्चन और करा देंगे, जमकर आप करिएगा। बहुत कम अब इस 3 to 4 लेक्चर और आपको कराएंगे, या 2 या 3 लेक्चर ही मान लीजिए, बस 2 से 3 लेक्चर ही केमिकल काइनेटिक्स में और कराना है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ के लिए इतना ही, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। खूब पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, हम लोग लगातार 12th के 11th के टॉपिक डालते रहेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऐसा तो नहीं ऑफलाइन क्लास हो रही है, तो मोबाइल के थ्रू डालना पड़ता है, तो बहुत सारी लिमिट होती हैं। तो चलिए हम जल्दी से जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत सारे चैप्टर कवर कर सके। पूरे का तो वादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर आपके कवर कर देंगे। चलिए यहाँ के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए। थैंक यू।